नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के समर्थन में आया अमेरिका तो चीन को लग गई मिर्ची। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बोले कि महीने के अंत तक आ सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोविड संकट में पीएम मोदी ने संभाल लिया है मोर्चा, अधिकारियों संग कर दी है बैठक और अब 10 राज्यों के सीएम से करेंगे मंथन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी और देश के डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत के समर्थन में आया अमेरिका, चीन को लगी मिर्ची। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिकी सीनेट की एक समिति के उस बिल का औपचारिक रूप से विरोध किया है जिसे भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने 21 अप्रैल को चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें क्वाड समूह के देशों को समर्थन देने के साथ साथ भारत संघ सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने की जोरदार वकालत की गई है। भारत के लिए यह विधेयक इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से तनाव का सामना कर रहा है। असल में अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति ने 3 घंटे की लंबी बहस और कई संशोधनों के बाद सामरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम को बुधवार को 21 से 1 मतों के साथ मंजूरी दे दी। इस विधेयक के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा विमर्शों एवं सहयोग को और मजबूत करता है। चीन के समुद्री दबदबे से अघोषित मुकाबले के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग समूह बनाया है। 2007 में इस समूह की स्थापना के बाद से समय समय पर इसके प्रतिनिधि मिलते रहते हैं। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में चारों देशों के प्रमुखों ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था। क्वाड को चीन को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर ही देखा जाता है। क्वाड देशों को चीन एशिया का नाटो करार दे चुका है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कमेटी के अध्यक्ष न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट मेंडेनेज ने कहा कि चीन आज अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सत्ता के हर आयाम पर चुनौती दे रहा है। राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक, नवाचार, सैन्य, यहाँ तक कि परेशान करने वाले मॉडल के साथ सांस्कृतिक और वैश्विक प्रशासन के लिहाज से भी चुनौती दे रहा है। बहरहाल चीन ने इस कानून को निगरानी करने वाला करार दिया है। चीन के सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस भारी भरकम कानून के जरिए अमेरिका चीन के प्रौद्योगिकी विकास की निगरानी और इसे धीमा करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रतिबंधित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। वास्तव में यह पूरी तरह से उथल पुथल मचाने वाला साबित होगा। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि इस अधिनियम ने गंभीर रूप से विकृत तथ्यों को उजागर किया है। चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और दुनिया की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की वकालत की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बोले, महीने के अंत तक आ सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक इस महीने के अंत तक आ सकता है। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में विजयराघवन ने कहा कि अभी वायरस का ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिस पर वैक्सीन प्रभावी ना हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर कहा है कि ऐसा किसी एक नहीं बल्कि कई कारणों से हुआ है। गुरुवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस पर प्रोफेसर विजयराघवन का कहना है कि वास्तविकता में बहुत बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन अगर पीक और फॉल पर ध्यान दिया जाए तो इसमें करीब 12 हफ्ते का वक्त लगता है और इस समय को राज्यों और जिलों के संदर्भ में देखना होगा। संपूर्ण रूप से मामलों में कमी आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हम इस महीने के आखिरी या अगले महीने की शुरुआत में मामले कम होते देखेंगे। इस बीच नए स्ट्रेन्स को देखते हुए ये हेल्थ केयर के हर पक्ष पर ध्यान देना होगा, चाहे वो डिस्टेंसिंग का मामला हो, स्ट्रेन का विश्लेषण हो या फिर बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन। यानी इस बात पर फोकस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि इस बात पर कि क्या होगा। ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में पूछने पर विजयराघवन ने जवाब दिया, हमने पहली लहर में सीखा है कि मेडिकल ऑक्सीजन प्रभावशाली है। पहले हम सोचते थे कि सभी के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। अध्ययन के दौरान हमने पाया कि सांस की परेशानी के साथ हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त होगी और गंभीर रोगियों के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। इस बीच ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई गई, लेकिन
लेकिन अब जिस संख्या में मामले आ रहे हैं उन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर दी हैं। दूसरी लहर की तैयारियों में क्या रह गई थी कमियां? अमेरिका और यूके जैसे देशों में कोरोना की दूसरी लहर के जबरदस्त असर के बावजूद हमारे यहाँ अच्छी तैयारी न होने को लेकर उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि की गई थी वो रूटीन काम में लगा दी गई थी, अब उन्हें फिर से वापस लाया जा रहा है। उन्होंने कहा लेकिन अब हमें मामलों में हुई बेतहाशा वृद्धि को ध्यान में रखना होगा और जोर लगाकर चुनौती का सामना करना होगा। उदाहरण के तौर पर DRDO ने कुछ ही दिनों के भीतर दिल्ली में एक बड़ा अस्पताल तैयार कर दिया है, वहीं दूसरा अस्पताल कुछ ही दिनों के भीतर तैयार कर दिया जाएगा। इस तरह के कई अस्पताल पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। इतनी तेजी के साथ अस्पताल बनाने का ये अनुभव हमारी मदद कर रहा है। हालांकि ये अस्पताल भी अब भर चुके हैं, हमें और बनाने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड संकट, PM मोदी ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों संग की बैठक, अब 10 राज्यों के CM से मंथन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कारण बेकाबू होते हालात, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और दर दर भटकते मरीजों के बीच आज कई अहम बैठकें होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोरोना के मद्देनजर कई अहम बैठकों की अगुवाई कर रहे हैं। PM मोदी ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ देश की स्थिति पर चर्चा की और ताज़ा हाल को जाना। अधिकारियों से PM मोदी ने ताज़ा कदम क्या उठाए गए हैं उस पर रिपोर्ट जानी, साथ ही ऑक्सीजन संकट को लेकर चर्चा की। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकें। पहला, देश में कोविड के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक। दूसरा, प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। और तीसरा, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ अहम बैठक। PM मोदी के साथ बैठक में इन 10 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं शामिल। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा राजस्थान, सातवां दिल्ली, आठवां मध्य प्रदेश, नौवां गुजरात और 10वां तमिलनाडु। ऑक्सीजन की सप्लाई की चुनौती सबसे बड़ा संकट। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई की दिक्कत है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। गुरुवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने का निर्देश दिया था। PM मोदी का निर्देश था कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन सप्लाई में बाधाएं हैं, इन्हें दूर करना चाहिए। जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। देश में बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना के कारण हालात। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना संकट का एपी सेंटर बन चुका है। बीते 2 दिनों में भारत में 6 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को 3.15 लाख कोरोना केस आए, जबकि शुक्रवार को आंकड़ा 3.30 लाख तक पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स का संकट है, वहीं जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर भी नहीं मिल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के विश्व धरोहर स्थल कैलाश मानसरोवर की राह आसान करेगा यूनेस्को। जी हां दोस्तों, कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर पवित्र पर्वतीय क्षेत्र के भारतीय इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने का एक प्रस्ताव यूनेस्को के पास भेजा गया था, जिसे अंतरिम सूची में शामिल कर लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि यूनेस्को को 15 अप्रैल 2019 को यह प्रस्ताव सौंपा था। 2 साल में इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। कैलाश भूक्षेत्र भारत, चीन एवं नेपाल की संयुक्त धरोहर है। इसे यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए चीन और नेपाल पहले ही अपने अपने प्रस्ताव यूनेस्को को भेज चुके थे। भारत से प्रस्ताव भेजने में देरी हो रही है, यह क्यों जरूरी है, इस पर रिपोर्ट। भारत में 1433 किलोमीटर यात्रा मार्ग। कैलाश मानसरोवर के लिए भारत में कुल यात्रा मार्ग 1433 किलोमीटर का है। कैलाश यात्रा के लिए भारत में परंपरागत मार्ग टनकपुर से शुरू होकर सेनापति, चंपावत, रामेश्वर, गंगोलीहाट और पिथौरा घाट से लिपुलेख तक जाता है। प्रतिकूल मौसम में ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए 19,500 फीट की चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह इस यात्रा में देखते ही बनता है, जो बड़ी संख्या में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। अपने धार्मिक मूल्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाने वाली कैलाश यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के दौरान 2 अलग अलग मार्गों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम से करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान से लौटे सिख श्रद्धालुओं में अब तक 200 से ज्यादा मिले कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब और पंजा साहिब गुरुद्वारा में वैशाखी मनाकर लौटे सिख श्रद्धालुओं में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। भारत से 816 श्रद्धालु पाकिस्तान के ननकाना साहिब में वैशाखी के मौके पर माथा टेकने गए थे। 12 अप्रैल को ये लोग गए थे। अब ये लोग बाघा बॉर्डर से
अमृतसर वापस लौटे हैं। वापसी पर जब कोरोना टेस्ट किए गए तो करीब तिहाई लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। अमृतसर में सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने बताया है कि पाक से लौटे 816 श्रद्धालुओं में से 650 का टेस्ट किया गया है, जिनमें 200 लोग कोविड संक्रमित मिले हैं। हालांकि किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेडिकल टीम के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद टेस्ट रोक दिया गया। जिन लोगों ने जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदतमीजी की है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय तीर्थयात्री वैसाखी के त्योहार में शामिल होने के लिए वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचे थे। पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि 800 से अधिक भारतीय सिखों ने हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहिब में बैसाखी मनाई, जिसके बाद वो लौटे हैं। बता दें कि 12 अप्रैल को सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना हुए थे। कोरोना संक्रमण बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। भारत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। भारत में बीते कई दिनों 2.5 लाख से ज्यादा नए केस हर रोज आ रहे हैं। वहीं गुरुवार को तो 3 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। भारत इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित मुल्क है। वहीं पाकिस्तान में भी भले भारत जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से करते हैं। अगली खबर की तरफ, चीन की चुनौती को लेकर भारत के साथ आई बाइडेन सरकार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा विधेयक का समर्थन करते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इसे काफी अहम विधेयक माना जा रहा है। इस विधेयक में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग समूह को समर्थन देने के अलावा भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने का पुरजोर समर्थन किया गया है। चीन के समुद्री वर्चस्व के खिलाफ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह बनाया है। 2007 में इस समूह की स्थापना के बाद से समय समय पर इसके प्रतिनिधि मिलते रहते हैं। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में चारों देशों के प्रमुखों ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था। क्वाड को चीन को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर ही देखा जाता है। बहरहाल सीनेट की विदेश संबंध समिति ने 3 घंटे की लंबी चर्चा और कई संशोधनों के बाद सामरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम को बुधवार को 21 मतों के साथ मंजूरी दे दी। इस विधेयक के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा विमर्शों एवं सहयोग को और मजबूत करता है। सीनेटर जिम रीच और विदेश समिति के रैंक सदस्य और अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने यह विधेयक सदन में पेश किया था। इस विधेयक में अमेरिकी सरकार से अपील की गई है कि वो भारत के साथ करीब से विचार विमर्श कर ऐसे क्षेत्रों की शिनाख्त करे जहां वह क्षेत्र में चीन के चलते कड़ी आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के भारत के प्रयासों में कूटनीतिक व अन्य मदद मुहैया करा सके। दोनों अमेरिकी सांसदों ने इस विधेयक को भूतपूर्व बताया। दोनों सांसदों का यह प्रयास इसलिए है ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक, आर्थिक और राजनयिक प्रयासों के चीन के खिलाफ प्रभावी तरीके से लामबंद किया जा सके और साथ ही चीन से राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के मोर्चों पर उन चुनौतियों से निपटा जा सके जो दशकों से बनी हुई है। वहीं सीनेटर एडवर्ड मार्की ने एक संशोधन पेश किया जिसमें क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनाने की वकालत की गई है ताकि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रतिनिधियों को जोड़ा जा सके। मार्की एशिया प्रशांत उपसमिति की करते हैं। अगली खबर की तरफ, कोरोना की दूसरी लहर को कैसे दे मात, आज ताबड़तोड़ बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के कारण मची अफरा तफरी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह 9 बजे एक रिव्यू बैठक की जाएगी। फिर 10 बजे पीएम मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी एक बैठक करेंगे। चिंताजनक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कल प्रस्तावित रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना संबंधी एक हाई लेवल रिव्यू बैठक करेंगे। इस वजह से रैलियां रद्द कर दी गई हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा करने और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अधिकारियों ने ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ हफ्तों में किए गए प्रयासों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। गुरुवार को ही गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई लगभग बंद कर दी है। केवल कुछ मामलों में इसकी छूट दी गई है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि देश में किसी भी जगह ऑक्सीजन पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कोरोना संबंधी प्रतिबंध ऑक्सीजन सप्लाई वाले वाहनों पर न लागू किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट खतरे में, एक झटके में हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने चीन को गुरुवार को एक बड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो विक्टोरिया और चीन के बीच हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े 2 समझौतों को कैंसिल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ये दोनों समझौते सरकार की विदेश नीति के खिलाफ थे जो एक मुक्त और खुले हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने फैसले को राष्ट्रीय हित से जुड़ा बताया है।
कौन से 2 समझौते हुए कैंसिल? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड संगठन का अहम सदस्य है। उसके इस फैसले पर चीन भड़क गया है और उसने ऑस्ट्रेलिया को फैसले को शीत युद्ध वाली विचारधारा से प्रेरित बताया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को तुरंत अपनी गलती सुधारने की धमकी भी दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस फैसले से चीन को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। चीन के दूतावास की तरफ से इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पायने की तरफ से विक्टोरिया राज्य द्वारा साइन किए गए समझौतों पर वीटो लाकर इसे कैंसिल कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मीडिया को बताया है कि ये 2 समझौते इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि इन्हें गलत तरीके से साइन किया गया था। साल 2018 और 2019 के समझौते। मॉरिसन का कहना है कि उनकी सरकार किसी भी स्तर पर इस तरह के समझौते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है तो ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के खिलाफ हो। पीएम मॉरिसन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है, वह किसी भी तरह से इसे समझौता नहीं कर सकता है। साथ ही वह हमेशा से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आज़ादी का समर्थन करता आया है और करता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जिन समझौतों को कैंसिल किया है उन्हें साल 2018 और 2019 में साइन किया गया था। इनमें से एक समझौते के तहत विक्टोरिया के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सीरिया और ईरान भेजा जाना था। क्या है चीन का BRI प्रोजेक्ट? आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच पिछले वर्ष अप्रैल माह से ही विवाद जारी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने कोविड-19 के दुनिया भर में फैलने कर एक जांच की मांग की थी। चीन ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड का भी एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहले वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता था। चीन इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक सिल्क रूट का मॉडर्न वर्जन बताता है। सिल्क रूट वो रास्ता था जो चीन को यूरोप और एशिया के बाकी देशों से जोड़ता था। इसके जरिए तमाम देशों का कारोबार होता था। आज की तारीख में चीन उसी तर्ज पर पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइनों और समुद्री रास्तों का जाल बुनना चाहता है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से आसानी से कारोबारी रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को दिया आश्वासन, लापता पनडुब्बी को खोजने में भारत करेगा मदद। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इंडोनेशिया के अपने समक्ष जनरल प्रबोवो सुबियांतो से बातचीत की और उन्हें 53 लोगों के साथ लापता पनडुब्बी का पता लगाने में भारत के पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया। नौसेना की लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में बचाव अभियान चलाने में सक्षम अपने पोत भेजे हैं। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल DSRV इंडोनेशियाई नौसेना की लापता पनडुब्बी की तलाश में मदद करने के लिए विशाखापत्तनम से रवाना हो गया। पनडुब्बी KRI नांगला 402 बुधवार को उस समय लापता हो गया जब यह बाली जल डमरू मध्य में सैन्य अभ्यास पर थी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुबियांतो से फोन पर बात की और पनडुब्बी नांगला एवं चालक दल के सदस्यों के लापता होने की खबर पर दुख साझा किया। भारत इंडोनेशिया के बचाव प्रयासों में पूरा सहयोग दे रहा है। सिंह ने कहा कि भारत हमेशा से जरूरत के समय में अपने सामरिक सहयोगियों की मदद को प्रतिबद्ध है और जनरल प्रबोवो सुबियांतो से इसे स्वीकार किया और उनके देश को भारत के सहयोग की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा, मैंने पहले ही भारतीय नौसेना को डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल को इंडोनेशिया की ओर भेजने का निर्देश दिया है। मैंने भारतीय वायुसेना से हवाई मार्ग के जरिए DSRता देखने को कहा है। इससे पहले भारतीय नौसेना के प्रवक्ता विवेक मैदवाल ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो DSRV के जरिए खराब पनडुब्बी की तलाश एवं बचाव कार्य करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय DSRV आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस है और समुद्र में समाने वाली पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इसमें सोनार उपकरण लगे हुए हैं। नौसेना की DSRV प्रणाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 1000 मीटर की गहराई में पनडुब्बी का पता लगा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 महामारी का असर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने आज इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया। यह भी ध्यान दिया गया कि सरकार ने रात के कर्फ्यू के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए हैं। दुकान खोलने में 50% की कटौती, सार्वजनिक परिवहन यात्रियों पर 50% प्रतिबंध, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना आदि देश और केंद्र शासित प्रदेश में समान स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। यह बताया गया कि स्थिति का लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और जैसे ही स्थिति सुधरेगी कोविड प्रसार की समीक्षा की जाएगी और रजिस्ट्रेशन फिर से खुल जाएंगे। बोर्ड ने 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था और तीर्थ यात्रा के सफल आयोजन के लिए फरवरी 2021 से व्यवस्थाएं पटरी पर थी, जो 28 जून 2021 से शुरू होने की उम्मीद है। बिना मतलब की भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया।
पिछले 22 दिनों में इस वर्ष देश भर में कुल 30,000 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक और यस बैंक की 446 नामित शाखाओं के माध्यम से शुरू हुई। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने गुरुवार अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि देश में कोविड के कारण बने हालात के मद्देनजर तथा सभी एहतियाती उपायों की आवश्यकता को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पंजीयन को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार ने कहा कि परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात सुधरने पर रजिस्ट्रेशन पुनः आरंभ किए जाएंगे। बालटाल और चंदनवाड़ी मार्गों से होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्रमशः 1 अप्रैल और 15 अप्रैल से शुरू हुए थे। 56 दिन की यह यात्रा पहलगाम और बालटाल मार्गों से 28 जून से आरंभ होगी और इसका समापन 22 अगस्त को। करते हैं अगली खबर की तरफ। हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, ताइवान वायु रक्षा क्षेत्र में फिर घुसे चीन के 9 लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे बचने की कोशिश में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अपनी आक्रामक नीतियों से कई देशों की नाक में दम कर रखा है। दुनिया पर कब्जे की फिराक में लगा चीन लगातार ताइवान को उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर 9 चीनी सैन्य विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुस गए। चीन की इस महीने ताइवानी क्षेत्र में यह 17वीं बार घुसपैठ है। एमएनडी के आंकड़ों के अनुसार चीनी विमानों को फरवरी में 17 बार और जनवरी में 27 बार, जबकि पिछले साल उन्हें दिसंबर में 19 बार, नवंबर में 22 बार और अक्टूबर में 22 बार 22 अक्टूबर को एक ड्रोन सहित देखा गया था। इस बार 5 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स शेनयांग J-16 फाइटर जेट्स, 2 शांक्सी Y-8 एंटी सबमरीन युद्धक विमानों, 1 शांक्सी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान दक्षिण पश्चिमी कोने उड़ान भरी ताइवान के ADIZ में प्रवेश किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।